हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपकी सामाजिक विज्ञान की 8वीं क्लास की वर्कशीट नंबर 9 करने वाले, जो कि 23 अक्टूबर के लिए थी, लेकिन अब ये 27 अक्टूबर की वर्कशीट हो गई है बेटा। ठीक है, 27 अक्टूबर की। ठीक है, क्योंकि आपकी 23 तारीख की छुट्टी थी। अब इसमें हम पढ़ेंगे भारतीय संविधान के मुख्य लक्षण 2। संसदीय शासन प्रणाली हमें इसमें पढ़ना है। देखिए, कहते भारत का संविधान अपने सभी नागरिकों को वोट डालने का अधिकार देता है। सभी नागरिक जो 18 साल से ऊपर हो जाते हैं, सभी को वोट डालने का अधिकार देता है भारत का संविधान। संविधान सभा के सदस्यों को ऐसा महसूस हुआ कि स्वतंत्रता संघर्ष के भारतीय जनता को वयस्क मताधिकार का प्रयोग करने के योग्य बना दिया है। कि जो स्वतंत्रता संघर्ष हो रहे हैं, उसने भारतीय जनता को वयस्क मताधिकार का प्रयोग करने के योग्य बना दिया। उन्हें विश्वास था कि इसमें लोकतांत्रिक सोच और तौर तरीकों को प्रोत्साहन मिलेगा। कि अगर वयस्क मताधिकार का प्रयोग हो जाएगा, सभी लोग अपना चयन खुद कर पाएंगे अपने नेता का, तो लोकतांत्रिक सोच और तौर तरीकों को प्रोत्साहन मिलेगा। साथ ही जाति और लिंग आदि पर फर्क आधारित असमानता की बेड़ियों को भी तोड़ा जा सकता है। या जाति या धर्म के आधार पर जो बेड़ियां हैं, उनकी असमानता है, उसके आधार पर उसको भी तोड़ा जा सकता है। तथा सार्वभौमिक मताधिकार का मतलब है कि अपने प्रतिनिधियों के चुनाव में देश के सभी लोगों की सीधी भूमिका होती है और प्रतिनिधि जनता के प्रति जवाबदेह होते हैं। इस प्रकार संसदीय शासन पद्धति जनता की शासन पद्धति बन जाती है। ठीक है बेटा, सार्वभौमिक का मतलब क्या है? जनता जो अपना नेता होता है, अपना प्रतिनिधि होता है, उसका चुनाव खुद करती है, और जो प्रतिनिधि होता है उसको जनता के प्रति क्या हो जाती है? जवाबदेह हो जाती है। इस प्रकार की संसदीय शासन पद्धति जनता की शासन पद्धति बन जाती है। ठीक है जी। अब देखिए, शक्तियों का बंटवारा क्या है जी? संविधान के अनुसार राज्य के 3 अंग होते हैं: विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। ठीक है, इस तरह से 3 बंटवारे कर दिए गए संविधान के। विधायिका में जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि होते हैं। विधायिका के अंदर जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि जो कानून का निर्माण करते हैं। जो प्रतिनिधि होते हैं, ये कानून का क्या करते हैं जी? निर्माण करते हैं। दूसरी होती है आपकी कार्यपालिका। ये ऐसे लोग होते हैं जो कानून को लागू करने और शासन चलाने का काम करते हैं। कानून को लागू करना और शासन चलाने का काम करना। न्यायपालिका कोर्ट, यानी कि आपके न्याय करने की संस्था को न्यायपालिका कहा जाता है। इसमें कार्य करने की सही व्याख्या इसी के अंदर की जाती है। अब कहता है, राज्य की किसी भी शाखा द्वारा शक्तियों का दुरुपयोग को रोकने के लिए यह प्रावधान किया गया कि इन सभी अंगों की शक्तियां एक दूसरे से क्या होंगी? अलग अलग होंगी। शक्तियों के इस प्रकार बंटवारे के आधार पर प्रत्येक अंग दूसरे अंग पर अंकुश रखता है। इस तरह से बंटवारा कर दिया गया, सबकी शक्तियां अलग अलग हैं, और एक अंग जो दूसरे अंग पर क्या रखता है? अंकुश रखता है। और इस तरह 3 अंगों के बीच सत्ता का संतुलन बना रहता है। कहता है, मिलान करें। भारत में वोट डालने की न्यूनतम उम्र, हम जानते हैं भारत में वोट डालने की न्यूनतम उम्र कितनी है जी? 18 साल है। जनता द्वारा चुने जाते हैं प्रतिनिधि। उनके क्या होते हैं जी? प्रतिनिधि। आज़ादी के लिए संघर्ष क्या कहलाएगा हमारा जी? स्वतंत्रता संघर्ष कहलाएगा। दूसरा, कानून बनाने वाली संस्था क्या है जी? आपकी विधायिका। ठीक है जी। कानून को लागू करने वाली संस्था आपकी है जी? कार्यपालिका। ठीक है। कानूनों को सही व्याख्या और न्याय करने की संस्था कौन सी जी? न्यायपालिका। इस तरह से आपका मिलान क्या हो गया बेटा? पूरा हो गया। ठीक है, अब देखते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है। कहता है, सार्वभौमिक मताधिकार से आप क्या समझते हैं? ऊपर हमने पढ़ा था सार्वभौमिक मताधिकार का मतलब क्या होता है? कि जनता के सभी लोगों की क्या होती है? अपने प्रतिनिधि को चुनने में हिस्सेदारी होती है। ठीक है बेटा, हमें क्या पढ़ना है? सार्वभौमिक मताधिकार। देखिए क्या कहता है सार्वभौमिक मताधिकार का। पहले क्वेश्चन का आंसर आपका ये रहा। वो कहता है, अपने प्रतिनिधियों के चुनाव में देश के सभी लोगों की सीधी भूमिका होना सार्वभौमिक मताधिकार कहलाता है। ठीक है, अपने प्रतिनिधि चुनने में देश के सभी लोगों की सीधी भूमिका होना सार्वभौमिक मताधिकार कहलाता है। दूसरा है, संसदीय शासन पद्धति के जनता के शासन की पद्धति है कैसे? जो संसदीय शासन पद्धति है वो जनता की शासन पद्धति है कैसे? तो देखिए कैसे है जी। देखिए दूसरे क्वेश्चन का आंसर आपका कहता है, संसदीय शासन पद्धति में अपने प्रतिनिधि के चुनाव में देश के सभी लोगों की भूमिका होती है।
और प्रतिनिधि जनता के प्रति क्या होते हैं, जवाब देते हैं, जवाबदेही होते हैं। इस प्रकार संसदीय शासन पद्धति क्या कहलाती है, जनता की पद्धति बन जाती है। ठीक, कैसे बन के पता चल गया ना, क्योंकि जो चुना वो जनता ने चुना, और जो जिसको चुना वो जनता के प्रति क्या है जी, जवाबदेह है, जवाब देना पड़ेगा अगर कोई क्वेश्चन करेगा। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन कहता है राज्य के मुख्य अंग कौन से हैं, इनका क्या महत्व है। हम जानते हैं राज्य के मुख्य अंग कौन कौन से हैं आपके, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। पढ़ा था जी। राज्य के 3 अंग, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। इसका महत्व क्या है, सत्ता के संतुलन के लिए तीनों अंगों का बड़ा महत्व है। ठीक है जी, सत्ता का संतुलन अगर हम चाहते हैं, तीनों अंग हमारे पास होने चाहिए। अब देखिए चौथा क्वेश्चन, शक्ति का बंटवारा को स्पष्ट कीजिए। शक्ति के बंटवारा को स्पष्ट, देखिए वैसे तो मैंने नीचे लिखा है, लेकिन फिर भी आप जो है इसको ऊपर से करें। ऊपर क्या है जी आपका, शक्ति का बंटवारे में आप आ जाएगा ये आपका शक्ति का बंटवारा है पूरा। आप इसमें सब कुछ बताएंगे। ये क्वेश्चन नंबर 4 का आप इसमें आंसर देंगे कि संविधान के अनुसार राज्य के 3 अंग होते हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। तीनों के आप क्या बताएंगे, कार्य बता देंगे। विधायिका क्या करती है जी, कानून बनाती है। कार्यपालिका करती है, उनको लागू करती है, शासन चलाने का काम करती है। न्यायपालिका क्या करती है, न्यायपालिका उनकी सही व्याख्या करती है, कानून की सही व्याख्या। ठीक है जी। और राज्य की तीनों शक्तियों को द्वारा शक्तियों के दुरुपयोग को रोकने के लिए यह प्रावधान बनाया गया कि सभी अंगों की जो शक्तियाँ हैं वो अलग अलग रखी गई, और शक्तियों के इस प्रकार बंटवारे के आधार पर प्रत्येक अंग एक दूसरे अंग पर क्या रखता है, अंकुश रखता है, और इस तरह 3 अंगों के बीच में सत्ता का संतुलन बना रहता है। इस तरह से आपकी वर्कशीट बेटा पूरी हो जाएगी। उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।